आशीष बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विषय में इतिहास का अध्ययन करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ 10 अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश, इसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। यह पहला भाग है और हमारा आज का प्रकरण है व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं भारत छोड़ो आंदोलन। अब तक हमने जाना, इस पाठ को शुरू करने से पहले पिछले भाग में हमने क्या क्या जाना था, आइए एक बार इसे दोहरा लेते हैं। पिछले भाग में हमने भारत के स्वाधीनता आंदोलन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। हमने गांधी जी के नेतृत्व में सन 1919 से 1935 तक भारत के स्वाधीनता आंदोलन की दिशा एवं तरीकों दोनों में बदलाव आया, इसके बारे में जाना था। गांधी जी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि अगर हमारा लक्ष्य सही है तो अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चल के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और सत्याग्रह के प्रयोग के द्वारा हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बच्चों, आपको याद होगा पिछले भाग में हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर जिले में। वहाँ डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की। वहाँ सैनिक कमांडर जनरल डायर ने आकर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दिया। इससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इस दुखद हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। 1857 की क्रांति के बाद यह भारत का सबसे बड़ा असहयोग आंदोलन था, जन आंदोलन था। इसका उद्देश्य था अन्याय करने वाली अंग्रेज सरकार का सहयोग ना करना। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में, जैसा कि आपको याद होगा, चरखा चलाने और सूत काटने के अभियान को भी जोड़ा था। कई लोगों ने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया था। छात्रों ने स्वदेशी स्कूलों में दाखिला लिया था और वकीलों ने भी कचहरी जाना छोड़ दिया था। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी चीज़ों के अपनावे को बढ़ावा दिया गया था। हमने यह भी जाना था, फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्रांतिकारियों के योगदान के बारे में हमने पिछले भाग में विस्तार से अध्ययन किया था। मुख्य रूप से हमने काकोरी कांड और लाहौर कांड के बारे में जाना था। साइमन कमीशन की नियुक्ति भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए हुई थी। और बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा कि इस समिति में कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। सन 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को पारित किया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ और गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से पद यात्रा करते हुए वे दांडी पहुंचे और वहां पर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। आज के भाग में हम क्या क्या जानेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। आज हम सन 1935 के अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये अधिनियम कब पारित हुआ और इस अधिनियम के मुख्य बिंदु क्या थे, इनके बारे में हम जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके प्रमुख सत्याग्रही कौन कौन से थे और व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा क्या था, उन्होंने अपना लक्ष्य क्या बनाया था, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ और
इस आंदोलन के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां, प्रमुख गतिविधियां थीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन के प्रति कौन सी नीति अपनाई, इसके बारे में भी हम जानेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों ने करो या मरो की प्रबल भावना के साथ इस आंदोलन में सहभागिता की। क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक ओर भारत की स्वाधीनता में जहां क्रांतिकारी गतिविधियां सक्रिय थीं, वहीं दूसरी ओर भूमिगत गतिविधियां भी सक्रिय थीं। इन दोनों गतिविधियों के बारे में आज के पाठ में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को विफल कर दिया था, परंतु अंग्रेज सरकार को ये आभास हो गया था कि आने वाले समय में अर्थात भविष्य में भारतीय पुनः आंदोलन कर सकते हैं। अतः अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 का अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों को भी शामिल किया गया। साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे और केंद्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश तथा रक्षा विभाग बाहर रखे गए। शेष सभी विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी थे? वे ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे और इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा कटु आलोचना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध। सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज सरकार ने भारत को इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत इस युद्ध में शामिल हो और कांग्रेस नेताओं से बिना विचार विमर्श किए अंग्रेज सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल किया। इसके विरोध में अक्टूबर 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के पश्चात गांधी जी ने पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने युद्ध के विरोध में भारत को शामिल किए जाने के विरोध में सीमित पैमाने पर सत्याग्रह करने की योजना बनाई। और बच्चों, सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, यह चित्र विनोबा भावे का है और यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अन्य सत्याग्रहियों में प्रमुख थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चित्र में आप विनोबा भावे के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी का चित्र भी आप देख सकते हैं। सत्याग्रहियों का संदेश। सत्याग्रहियों ने जनता में यह संदेश पहुंचाया कि अंग्रेजों को युद्ध में मदद ना दी जाए। वे भारत को युद्ध में शामिल किए जाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे और व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा था युद्ध में सहायता ना करना। अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस के नेताओं से समझौता वार्ता करने का प्रयास किया, परंतु कांग्रेस ने स्पष्ट कह दिया कि उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है और इस दिशा में अब अधिक विलंब सहन नहीं होगा। कांग्रेस के नेताओं ने अपने लक्ष्य को बता दिया था कि उनका लक्ष्य
पूर्ण स्वराज है और इस दिशा में वे अब विलंब सहन नहीं करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन। बंबई में, जिसे हम मुंबई कहते हैं अब, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा और इस अधिवेशन में यह भी निश्चय किया गया कि अगर अंग्रेज इस बात पर सहमत नहीं होते हैं तो करो या मरो की प्रबल भावना के साथ इस आंदोलन को प्रारंभ करना पड़ेगा। बच्चों, आपको पता है उसी रात को अंग्रेज सरकार ने गांधी जी और बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बना लिया। आंदोलन की गतिविधियां। बच्चों, अब हम भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख गतिविधियों के बारे में जानते हैं। 9 अगस्त की प्रातः पूरे ही देश में आंदोलन शुरू हो गया। बड़े बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए और हड़तालें हुई। सरकार ने क्या किया? सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण कर लिया और बहुत से अखबारों को जब्त कर लिया। सरकार की इस गिरफ्तारी में कुछ स्थानीय नेता बच गए और आपको पता है इन स्थानीय नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में सरकार विरोधी गतिविधियां की, अर्थात वे सरकार विरोधी गतिविधियों में जुट गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जैसे समाचार लोगों को प्राप्त हुआ वैसे वैसे लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ते चले गए। आपको पता है महिलाओं ने भी इस आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। कुछ स्थानों पर तो लोगों की भीड़ ने पुलिस थानों, डाकघरों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला बोल दिया। छात्रों का योगदान। भारत छोड़ो आंदोलन में छात्रों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही थी। बच्चों, सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगे झंडे फहराए गए, हजारों सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी और छात्र विद्यालय छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। जगह जगह विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले और देशभक्ति से संबंधित पर्चे लिखने और बांटने के कार्य में वह जुट गए। असाधारण देशभक्ति। बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में सभी लोग जन विद्रोह और क्रांति फैल चुकी थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आंदोलन अत्यधिक उग्र हो चुका था। आपको पता है बिहार के गवर्नर को वहां से भागकर वाराणसी में शरण लेनी पड़ी। बलिया में तो अल्पावधि माने थोड़े समय के लिए अंग्रेजी शासन ही समाप्त हो गया था। चित्तू पांडे के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने असाधारण देशभक्ति का परिचय दिया। भारत के लगभग सभी भागों में जन विद्रोह एवं क्रांति फैल गई। सरकार की दमनकारी नीति। जैसा कि बच्चों हमने पिछले भाग में भी जाना था, अंग्रेज सरकार आंदोलन को विफल करने के लिए दमनकारी नीति अपनाती थी। इस आंदोलन में भी सरकार ने अपनी सारी शक्ति आंदोलन का दमन करने में लगा दी। हजारों देशभक्त शहीद हुए एवं बंदी बनाए गए। सरकार की इस दमनकारी नीति के विरोध में गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास किया। क्या आपको पता है जेल में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी के गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। क्रांतिकारी गतिविधियां। बच्चों, ब्रिटिश सरकार को ध्वस्त करने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा आसिफ अली
जैसे बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर अपने ढंग से गुप्त रूप से कार्य कर रहे थे। इसी समय सैकड़ों जोशीले क्रांतिकारी भी देशभक्ति से ओतप्रोत साहित्य वितरण के कार्य में जुट गए। क्रांतिकारियों ने निर्भय होकर अपने देश की आज़ादी के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। बच्चों, अब हम हेमू कालाणी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। इन क्रांतिकारी युवकों की बलिदान गाथाएं हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव अमर रहेंगी और ऐसे ही नवयुवकों में हेमू कालाणी भी एक हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। 23 अक्टूबर सन 1942 की रात्रि को रेलगाड़ी में ले जाए जा रहे ब्रिटिश फौज एवं शस्त्र जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध में प्रयोग किया जाना था, उसे हेमू कालाणी ने नष्ट करने का प्रयास किया। बच्चों, गश्त लगाती हुई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें पकड़ लिया और 21 जनवरी सन 1943 ईस्वी को हेमू कालाणी को फांसी दे दी गई। आपको पता है इस समय उनकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी। भूमिगत गतिविधियां। आंदोलन के समय देश में विद्रोहियों का एक भूमिगत ढांचा भी तैयार हो रहा था और इस भूमिगत गतिविधियों की बागडोर किस किस के हाथ में थी? अरुणा आसिफ अली। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये श्रीमती अरुणा आसिफ अली का है जो कि भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय थी। श्रीमती अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका आदि ने भूमिगत गतिविधियों की बागडोर संभाली। भूमिगत कार्यवाहियों अर्थात गतिविधियों में लगे हुए लोगों की संख्या बहुत सीमित थी, लेकिन उन्हें जनता का पूरा व्यापक सहयोग प्राप्त था। भूमिगत आंदोलन की मुख्य गतिविधियां कौन कौन सी थीं? पुलों को उड़ाना, टेलीफोन के तार काटना, रेल की पटरियों को उखाड़कर संचार माध्यम को नष्ट करना। अर्थात उनकी जो मुख्य गतिविधियां थीं वे पुलों को उड़ाते थे, टेलीफोन के तार काटना, रेल की पटरियों को उखाड़कर, ये तीनों ही संचार के माध्यम हैं, इनको नष्ट करते थे। समय रेखा। समय रेखा के द्वारा हम आज के भाग के प्रमुख घटनाक्रम को एक बार फिर से दोहराते हैं। सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। आप सभी जानते हैं बच्चों, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे? इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में अखिल भारतीय संघ और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा कटु आलोचना की गई थी। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के नेताओं से विचार विमर्श किए बिना ही भारत को इस युद्ध में शामिल कर लिया था, जिसके विरोध में अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। सन 1940 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद गांधी जी ने आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। प्रथम सत्याग्रही कौन थे बच्चों? आपको याद होगा, विनोबा भावे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें अंग्रेजों से कहा गया कि वे भारत को छोड़कर चले जाएं और हमने इसकी प्रमुख गतिविधियों के बारे में भी जाना। 23 अक्टूबर 1942 को हेमू कालाणी पुलिस की हिरासत में आ गए। जैसा कि हमने जाना कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियां और भूमिगत गतिविधियों में आंदोलनकारी और क्रांतिकारी सक्रिय थे। इन्हीं क्रांतिकारी नवयुवकों में हमने हेमू कालाणी के बारे में जाना कि उन्हें 23 अक्टूबर को
पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया था? क्योंकि रेलगाड़ी में ब्रिटिश फौज और शस्त्र जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध में प्रयोग करने थे, उनको नष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया था। 21 जनवरी 1943 को हेमू कालाणी को फांसी दे दी गई। बच्चों, उस समय उनकी आयु केवल 19 वर्ष थी और इन स्वतंत्रता सेनानियों की अमर गाथाएं हमारे देश के स्वाधीनता के इतिहास, स्वतंत्रता के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगी। आज हमने जाना, आज के भाग में हमने क्या क्या जाना, एक बार दोहरा लेते हैं। चूंकि अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को विफल कर दिया था और उन्हें यह आभास था कि आने वाले समय में पुनः आंदोलन छिड़ सकता है, इसलिए उन्होंने सन 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया। इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और कांग्रेस इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहायता नहीं देना चाहती थी। 1940 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देने के पश्चात गांधी जी ने पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और अन्य प्रमुख सत्याग्रही कौन कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस के नेताओं से समझौता वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों से ये स्पष्ट कह दिया था कि उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज है और इस दिशा में अब किसी भी प्रकार का विलंब सहन नहीं होगा। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में रखा गया। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया और अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा गया। हमने भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख गतिविधियों के बारे में भी जाना। बड़े बड़े शहरों में लोगों ने जुलूस निकाले, हड़तालें की। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को जैसे जैसे समाचार प्राप्त हुआ वैसे वैसे वो इस आंदोलन के साथ जुड़ते चले गए। महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भाग लिया। छात्रों ने विद्यालय छोड़कर छात्र इस आंदोलन में कूद पड़े। देशभक्ति से संबंधित पर्चे उन्होंने बांटे एवं लिखने का कार्य किया। क्रांतिकारियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि हमने हेमू कालाणी के बारे में भी जाना और हमने भूमिगत गतिविधियों के बारे में भी इस पाठ में विस्तार से जाना। अभ्यास कार्य। बच्चों, अब आइए कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। आपके सामने 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न के आपको 4 उत्तर दिए हैं और सही उत्तर पर आपने सही का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ किस सन में पारित हुआ था? 1935 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1936 ईस्वी या 1932 ईस्वी? बच्चों, आपको याद होगा इस पाठ में हमने जाना था। बहुत बढ़िया। कब पारित हुआ था? सन 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? बहुत बढ़िया, आपको याद है। इसका सही उत्तर है सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। अभ्यास कार्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सभी प्रश्न आपके पाठ से संबंधित हैं और आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम के मुख्य बिंदु लिखिए। जैसा कि हमने जाना, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में अखिल भारतीय संघ और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस संघ में भारत के
देशी रियासतों एवं प्रांतों को भी शामिल किया गया। साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की गई थी कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्यों प्रतिनिधि को भी रखा जाए और केंद्र की विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश एवं रक्षा विभाग को बाहर रखा गया। बच्चों, हमने यह भी जाना था कि बाकी अन्य सभी विषयों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण रहता था और इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा कटु आलोचना की गई थी। दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? आपको याद है बच्चों, 1940 में प्रारंभ हुआ था कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के पश्चात। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में संक्षेप से लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पाठ में हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे और उनके अलावा अन्य प्रमुख सत्याग्रही कौन कौन से थे। आपको याद होगा बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सत्याग्रहियों का नारा क्या था? अंग्रेज़ों की युद्ध में सहायता ना करना। और जब सरकार ने उनसे वार्तालाप करने की कोशिश की थी, समझौता करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया था कि हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज है और इस दिशा में अब विलंब सहन नहीं होगा। चौथा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी थीं? जैसा कि हमने जाना, भारत के सभी भागों में जन विद्रोह एवं क्रांति फैल गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसमें बड़े बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए, हड़तालें हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ लोगों के पास समाचार पहुँचा वैसे वैसे लोग आंदोलन से जुड़ते चले गए। महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में भाग लिया। छात्रों की सहभागिता के बारे में हमने जाना और यह आंदोलन कौन कौन से क्षेत्रों में उग्र था एवं चित्तू पांडे के नेतृत्व में आंदोलनकारियों की असाधारण देशभक्ति के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो उन सभी प्रमुख गतिविधियों को आप अपने इस उत्तर में लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए थे? बच्चों, लोगों का जबरदस्त विद्रोह देख के आंदोलन के दौरान वे विवश होने लग गए थे अपने भारत को छोड़ने के लिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे और जैसा कि बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य करने में बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों एक प्रोजेक्ट कार्य भी है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप संक्षेप में लिखिए। तो इस आंदोलन के बारे में ये कब प्रारंभ हुआ, इसकी प्रमुख गतिविधियां की क्या क्या थीं और अंग्रेज सरकार ने कौन सी नीति अपनाई, इन सभी को आप एक प्रोजेक्ट वर्क में लिखेंगे और इससे संबंधित चित्र भी या तो आप बना सकते हैं या फिर अपने प्रोजेक्ट कार्य में लगा सकते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। अगली बार हम एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।